हाँ तो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर का सिलेबस, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स आपके पेपर होता है। तो बच्चों, जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्वांटम मैकेनिक्स ये अपने 33 मार्क्स का होता है। 33 मार्क्स का होता है और इसमें अपने 4 यूनिट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अपने फर्स्ट यूनिट तो है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम से संबंधित, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इससे संबंधित है अपने फर्स्ट यूनिट। भाई हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। और सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम जो सिद्धांत है इससे संबंधित होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इसमें आगे आप टेंशन ना लें, कोई भी धीरे धीरे, बस एक बार यूनिट का आप वर्बली इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर हम धीरे धीरे सबको नोट करेंगे। तो हम सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम श्रोडिंगर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन जो बाउंडेड अवस्था, बाउंडेड स्टेट में उसके सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये स्पेशल केस होते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के स्पेशल केस होते हैं, वो पढ़ लेंगे। आपको पढ़ते टाइम सब समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे। और फोर्थ यूनिट होती है अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अपने ये पेपर 33 मार्क्स का है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट। आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे, एक दो क्लासों में शुरू में मैं पूरा लिखूंगा, फिर आपको बोल बोल के लिखा दूंगा मैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको टाइम मिलेगा लिखने का और उसको लिखने वगैरह का सबका। तो आप समझते जाए, पूरा ध्यान अपना समझने में लगाइए। तो यूनिट फर्स्ट लिखिए। सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्वांटम फिजिक्स की परिभाषा, क्वांटम मैकेनिक्स की परिभाषा, क्वांटम मैकेनिक्स की परिभाषा। तो समझिए बच्चों कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की शाखा है, फिजिकल साइंस की भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें घटनाओं के लिए क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अर्थात ब्रह्मांड में जो कोई भी जो फिनोमिना, घटना को हम बोलते हैं फिनोमिना, जो भी फिनोमिना घटित हो रहे हैं, उनको समझाने के लिए अगर हम क्वांटम सिद्धांतों का, आधुनिक सिद्धांतों का उपयोग करें ना, तो उनको तो हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो लिखिए बच्चों इसमें भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रह्मांड में घटित ब्रह्मांड में घटित घटनाओं को, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांतों का, सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या कहलाती है बच्चों? क्वांटम भौतिकी कहलाती है, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। तो क्वांटम सिद्धांत क्या होते हैं? इनके क्वांटम जो प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये अपने आधुनिक सिद्धांत होते हैं जो अभी काम में लिए जा रहे हैं। आधुनिक तो आप जानते ही हैं। तो ये होता है क्वांटम फिजिक्स की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपने, क्वांटम भौतिकी का विकास। क्वांटम भौतिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे, आप लिखेंगे एकदम पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और समझिए। क्या था बच्चों, 19वीं शताब्दी में यह माना जाता था कि ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है, उनका सबका जो अपनी, उनकी सबकी व्याख्या अपन कर सकते हैं। उनकी व्याख्या मतलब अपने को जो नियम ज्ञात है, मतलब फिजिक्स के
विज्ञान के जो भी नियम ज्ञात हैं उनकी सहायता से हम ब्रह्मांड में घटित सभी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। ये माना जाता था 19वीं शताब्दी के अंत में। इस समय क्या होता था, कणवत तरंग की प्रकृति को पृथक पृथक माना जाता है कि कण अलग होता है, तरंग अलग होता है। और कण व तरंग दोनों की प्रकृति को हम न्यूटन के नियमों, मैक्सवेल के नियमों से समझा सकते थे। मैं कण प्रकृति को न्यूटन के नियमों से, तरंग प्रकृति को मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत से समझा सकते थे। लेकिन क्या है, 20वीं शताब्दी या कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसे प्रयोग हमारे सामने आए, जैसे कृष्णिका, जिसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है भी। कॉम्पटन प्रभाव, ये भी पढ़ा हुआ है पिछली कक्षाओं में। युग्म उत्पादन, जीमान प्रभाव आदि हमारे सामने आए, जिनकी व्याख्या हम क्या देखते हैं, इनकी व्याख्या हम जो उस समय जो नियम थे, सिद्धांत थे, उनकी सहायता से नहीं कर पाए। तो इनको समझाने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो इस प्रकार मतलब आधुनिक सिद्धांत है ये, क्वांटम इफेक्ट वगैरह, ये क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, ये सब मॉडर्न फिनोमिना है। तो इनकी व्याख्या करने के लिए क्वांटम भौतिकी का विकास हुआ, नए नए नियम दिए गए इसमें, आधुनिक नियम। तो इसमें लिखिए आप, अभी साथ साथ लिखिए। अभी 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता था, 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि उस समय तक ज्ञात समस्त नियम भौतिकी की समस्त घटनाओं की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है, परंतु उस समय कण व तरंग की प्रकृति को पृथक पृथक माना जाता था। उस समय कण व तरंग की प्रकृति को पृथक पृथक माना जाता था तथा कण व तरंग प्रकृति की व्याख्या क्रमशः न्यूटन व मैक्सवेल के नियमों अथवा सिद्धांतों से की जाती थी। लेकिन क्या था बच्चों, मैंने आपको समझाया अभी। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कृष्णिका, प्रकाश विद्युत प्रभाव,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, युग्म उत्पादन, क्वांटम प्रभाव, जीवांत प्रभाव आदि सामने आए। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं जैसे कृष्णिका, प्रकाश विद्युत प्रभाव, युग्म उत्पादन, क्वांटम प्रभाव, जीवांत प्रभाव आदि सामने आए, जिनकी व्याख्या भौतिकी में ज्ञात नियमों अथवा सिद्धांतों की सहायता से नहीं की जा सकती थी। तो भौतिक विज्ञान की यह शाखा चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी कहलाई तथा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा आप लिख लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, युग्म उत्पादन, क्वांटम प्रभाव, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कृष्णिका, युग्म उत्पादन, क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या की जा सके, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। तो क्या थी क्वांटम भौतिकी? जिसके द्वारा हम जो आधुनिक सिद्धांत थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कृष्णिका, युग्म उत्पादन, क्वांटम इफेक्ट, इनकी व्याख्या की जा सकती थी, वो क्वांटम फिजिक्स कहलाई, क्वांटम भौतिकी कहलाई। तो आप इसमें अब 1-2 पॉइंट लिखेंगे। जो क्वांटम भौतिकी है, पहले ऐसा करें, आप एक बार समझ लीजिए। जो क्वांटम भौतिकी है वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वैलिड होती है, माइक्रो सूक्ष्म कणों के लिए वैलिड होती है, अर्थात छोटे कणों के लिए वैलिड होती है। अर्थात जहाँ पर तरंग दैर्घ्य लैम्डा, कण के आकार, जिसको डी से डिनोट करेंगे, लैम्डा तरंग दैर्घ्य कण के आकार डी पर प्रभावी होती है, वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाता है। अर्थात आकार छोटा होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और आकार कम, ये होना चाहिए। और क्वांटम कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अतः इन्हें तरंग फलन की सहायता से परिभाषित करते हैं, और तरंग फलन को स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन भी कहते हैं। इसे लिखते हैं हम साइंस हमेशा डिनोट करते हैं तरंग फलन को। तो इसमें लिखिए आप आगे, क्वांटम भौतिकी सूक्ष्म कणों के लिए मान्य है, अर्थात जहाँ तरंग दैर्घ्य और इसके कोष्टक में लिखेंगे आप लैम्डा, जहाँ तरंग दैर्घ्य कॉमा लगा के लिखिए, कण के आकार, जहाँ तरंग दैर्घ्य लैम्डा कण के आकार डी पर प्रभावी हो, वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाता है।
और जो ये सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण आप नीचे लिख लीजिए बराबर क्वांटम कण। सूक्ष्म कण बराबर क्वांटम कण। सूक्ष्म कणों को मतलब क्वांटम कण के नाम से भी जाना जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आगे भी, जो क्वांटम कण होते हैं, जो क्वांटम कण होते हैं तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम कण कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? तरंग प्रकृति प्रदर्शित। क्वांटम कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अतः इन्हें तरंग फलन की सहायता से अतः इन्हें तरंग फलन की सहायता से निरूपित किया जाता है। ये लिख लिया सबसे बढ़िया समझें, की सहायता से परिभाषित किया जाता है। अतः इन्हें तरंग फलन की सहायता से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज इसमें तरंग फलन को अवस्था फलन भी कहते हैं। जो तरंग फलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अवस्था फलन भी कहते हैं। और इसे साइ से निरूपित किया जाता है। मतलब तरंग फलन को साइ से निरूपित किया जाता है। तरंग फलन को साइ से निरूपित किया जा सकता है। ये हो गया अपना क्वांटम भौतिकी का विकास। किस प्रकार क्वांटम भौतिकी का उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया। तो नीचे आप लाइन लिख दीजिए, यही भौतिकीय विवेचना क्वांटम यांत्रिकी के उद्गम को दर्शाती है। बच्चों ये लिखे के आइए, इससे क्या है, अगर आप ये चीज़ लास्ट में ये लाइन लिख के आएंगे ना तो उससे एग्जामिनर को इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो आपको नंबर थोड़े सही दे देगा। वो नहीं कहता इससे आपको एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, उसको लगेगा यार, हाँ मतलब लिखने की कला अपनी जो वो है ना, वो इससे पता चलता है अपने लिखने की कला का। तो ये हो गया अपना क्वांटम भौतिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो क्वांटम जो घटनाएं आई थी, फिनोमिना आए थे, ये क्या है? जैसे मैंने बताया ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये क्या है? तो हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स में यही पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना क्या है भाई? चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स से इनकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाई, कैसे नहीं कर पाई, क्या कारण रहे, और क्वांटम फिजिक्स इनकी व्याख्या किस प्रकार कर पाई, इनका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार कर पाई, ये सब पढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे उन घटनाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए कृष्णिका। इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी कृष्णिका। डाल दी हेडिंग आपने, ब्लैक बॉडी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कृष्णिका क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करें, डेफिनेशन लिख लिए, फिर हम इसका जो प्रयोग वगैरह होता है वो पूरा समझ लेंगे एक साथ डेफिनेशन को। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, फिर डेफिनेशन तो ऐसे भी क्या होती है, याद करने की होती है। समझना है हमको, जो समझने का वो समझेंगे, जो याद करने का वो याद करेंगे, तभी हमारे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। और हमें क्या है, एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना है। और नॉलेज, हमें क्या नॉलेज के साथ पढ़ना है। तो जो प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, मतलब जो प्रायोगिक व्याख्या, जो प्रयोग पढ़ाएंगे भाई, जैसे कृष्णिका क्या होता है, किस प्रकार इसका सिस्टम चलता है, सिस्टमेटिक क्या होता है इसका,
वो सब आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको जैसे नॉर्मल जीवन से आपको क्या है रिलेट करते जाना है, ताकि हमें कोई कभी भी पूछे अपनी नॉलेज को चेक करे तो अपन उसको बता सकें। ये है अपना उद्देश्य। तो ब्लैक बॉडी की पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप। तो लिखिए क्वांटम भौतिकी की अवधारणा के अनुसार क्वांटम भौतिकी की अवधारणा के अनुसार ये ब्रैकेट लगाइए, 66 वाला ब्रैकेट, मतलब ऊपर जो लगाते हैं कोई, वह पदार्थ जो निम्न ताप पर सभी तरंगों, इसके कोष्ठक में लिखी लैम्डा 0 to इन्फाइनाइट, जो निम्न ताप पर सभी तरंगों का अवशोषण करें तथा उच्च ताप पर सभी तरंगों, इसके कोष्ठक में भी लिखेंगे लैम्डा 0 to इन्फाइनाइट, का उत्सर्जन करें कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका क्या होती है? मतलब वह पदार्थ जो निम्न ताप पर सभी तरंगों का अवशोषण करे तथा उच्च ताप पर सभी तरंगों का उत्सर्जन करे, वही कृष्णिका है। और क्या? और नीचे इसमें एक लाइन लिख देंगे आप, यह पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, विशिष्ट गुण, अभिलाक्षणिक भी कह सकते हैं। ये पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक या विशिष्ट गुण है। अब इसमें ही एक इसी के अंदर कृष्णिका ब्लैक बॉडी के अंदर ही एक छोटी शेडिंग डालें, प्रायोगिक व्याख्या। तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे और फिर पूरी थ्योरी नोट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रायोगिक व्यवस्था, कृष्णिका की प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी। अब क्या है, कृष्णिका को एक्सप्लेनेशन के लिए, कृष्णिका की व्याख्या करने के लिए, मतलब कृष्णिका तो समझ लिया आपने कृष्णिका क्या होती है, इसकी व्याख्या करने के लिए हम क्या है, एक खोखला गोला लेते हैं, जिसका ये जो आंतरिक पृष्ठ है, खोखला गोला ले लिया हमने, धात्विक खोखला गोला ही है, और जिसकी जो आंतरिक पृष्ठ है, जो मैंने ये निशान बनाया है, जस्ट आंतरिक इंटरनल जो सरफेस है, वो ब्लैक कलर से उसको ब्लैक कर दिया, मतलब उससे ब्लैक रंग से लेपित कर दिया, उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया। क्या होता है ब्लैक कलर, क्यों? अब बहुत से टीचर है आपको पढ़ाएंगे भाई ब्लैक कलर कर दिया, लेकिन क्यों किया? तो ब्लैक कलर करने से क्या होता है, अपने को जो अपना जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग है, वो अपने को सही दिखाई देता है, अर्थात ही एकदम सटीक अपने को शो होता है। जैसे व्यतिकरण विवर्तन होता था पहले, अपने पढ़ा 11th-12th में, वो बड़े को शो नहीं होते, सब वस्तुएं लगभग करती है लेकिन शो नहीं होते। इसी प्रकार इस प्रयोग को, ब्लैक बॉडी को देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए, वही अपने को ये सही प्रेक्षण हो इसका, तो उसके लिए इसको ब्लैक कलर से लेपित कर दो, और यहाँ पे एक छिद्र छोड़ा जाता है। इस प्रकार ये ले लिया अपन। अब इसको क्या होता है, गर्म किया जाता है, इसको उष्मा दी जाती है, तो अब ये गर्म होता है। तो अपन जाते हैं, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा को ग्रहण करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसके पास एनर्जी होगी। ये अब एनर्जी होगी तो अनस्टेबल होगा, अर्थात एक अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अर्थात ये वाइब्रेशन करेगा। जब वाइब्रेशन करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा, जब हीट ग्रहण करेगा, जब एनर्जी इसके पास आ जाएगी, तो जैसे अपने पास, इसको समझते हैं हम जैसे नॉर्मल एग्जांपल से, जैसे अपने पास
हाँ, पैसे नहीं हैं। जैसे अपने पापा ने 10 रुपये दिए, तो आजकल तो खैर 10 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले थी। 10 रुपये दिए तो अपन सोचेंगे अरे यार दुकान पे चले, तो अपन अनस्टेबल हो जाएंगे। अर्थात उनको खर्च करने की जो अपने पास हीट जो एनर्जी है, मतलब 10 रुपये उनको उनका उत्सर्जन करने की सोचेंगे, उनको इमिट करने की सोचेंगे, तभी हम स्टेबल होंगे। अर्थात कोई करंट पार्टिकल है जो स्टेबल कब रहता है, जैसे उसके पास एनर्जी ऊर्जा है वो कम हो, तभी वो स्टेबल रहता है, तभी वो स्टेबल रहता है। तो उसी प्रकार अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कंपन करने लग जाएगा, और जब कंपन करते है, वाइब्रेशन करता है, जब कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय विकिरणें या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है। और अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो अपना पृष्ठ है, अब ये खोखला गोला है, तो ये इससे परावर्तित होती रहती है और फिर इससे बाहर निकल जाती है। ब्लैक जो अपना होल था, इससे बाहर निकल जाती है। तो ये था अपना ब्लैक बॉडी, जो प्रायोगिक व्याख्या थी, उसका प्रयोग ऐसे होता है। और इसके जो प्रेक्षण वगैरह है वो हम आगे जैसे एक बार इसको नोट कर लेते हैं। प्रायोगिक व्याख्या के लिए हमने क्या किया, क्या लिया, फिर इसके प्रेक्षण को लिखेंगे, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कृष्णिक ऊर्जा वितरण वक्र को समझेंगे। ये सब हम आगे समझेंगे। तो अभी लिखिए आप इसकी प्रायोगिक व्याख्या में। तो आप इसकी प्रायोगिक व्याख्या में लिखिए, कृष्णिका की प्रायोगिक व्याख्या करने के लिए हम धात्विक पृष्ठ से निर्मित एक खोखले गोले की कल्पना करते हैं, जिसका आंतरिक पृष्ठ काले रंग से लेपित है। अब हम इस खोखले गोले में एक छिद्र कर देते हैं। अब हम इस खोखले गोले में एक छिद्र करते हैं तथा हम गोले को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसके कारण गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ग्रहण कर कंपन करने लगते हैं। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्फीयर था, जो गोला था, उसके जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंपन करने लगते हैं, उस वक्त को ग्रहण करके कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पादित हो गई। यह विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं वो गोले के भाग से परावर्तित होकर, मतलब ये जो जैसे
गोले के जो गोला था अपना और उसके जो इंटरनल सरफेस था वो खोखला था अपना गोला, तो जो अंदर उसके अंदर गोले के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, मतलब आंतरिक उसमें परावर्तन होगा और परावर्तित हो गए, फिर अंत में वो जो अपनी केविटी थी, जो अपना छिद्र था, केविटी कोटर बोलते हैं छिद्र को, उसमें केविटी इंग्लिश में बोलते हैं, तो उससे निर्गत हो जाएगी। तो इसमें लिखे आगे, यह विद्युत चुंबकीय विकिरणें, ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें गोले के आंतरिक भाग से परावर्तित, गोले के आंतरिक भाग से परावर्तित होकर कोटर छिद्र, इंग्लिश में से बोलते हैं केविटी, कोटर छिद्र से निर्गत हो जाती है। इस प्रकार जो विद्युत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कोटर छिद्र से, मतलब जो केविटी है उससे बाहर निकल जाती है। उत्सर्जित यह विद्युत चुंबकीय विकिरणें ही उत्सर्जित ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें ही कृष्णिका विकिरणें कहलाती है। कृष्णिका विकिरणें कहलाती है तथा यह गोला अर्थात पदार्थ जिससे कृष्णिका विकिरणें उत्सर्जित होती है, कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो ये तो हो गया अपने ब्लैक बॉडी का जो प्रैक्टिकल जो एक्सप्लेनेशन वो हो गया। अब हम इसके जो प्रेक्षण है वो लिखेंगे, तो इसी में एक छोटी सी हेडिंग डाली है आगे, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें हेडिंग डाला। जो ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, तो आपके पास जगह बची हुई है थोड़ी, तो इस हेडिंग के ऊपर थोड़ा ये चित्र रहेगा, ये चित्र बना लीजिए। ये खोखला गोला बना लीजिए और ये जो इंटरनल सरफेस है, ये जो काले रंग से लेपित, और इसको उसमें प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंपन करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी और ये इस प्रकार परावर्तित होगी और फिर ये यहाँ से कैविटी से बाहर निकल जाएगा। तो ये चित्र आप बना लीजिए, इस प्रकार ये निर्गत होगा। ये चित्र आप बना लीजिए, कोटर छिद्र कैविटी इसको कहते हैं। और ये क्या है अपनी कृष्णिका विकिरण, ये अपनी हो गई कृष्णिका विकिरण। तो ये चित्र आपने बना लिया होगा। तो अब हम समझते हैं ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण जो ये अपनी जो अपने जो प्रयोग देखा, जो ये अपने
प्रायोगिक व्याख्या दे कि इसमें क्या क्या प्रेक्षण अपने को प्रेक्षित हुए वो देखें हम। इसमें अपने को क्या है, एक ग्राफ मिलता है ऐसा। इधर तो अपना तरंग दैर्घ्य और इधर है ई लैम्डा। ई लैम्डा है स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। आपको बता देंगे अभी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। पहले आप समझिए, यहाँ पे तो अपनी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और यहाँ पे अपना लैम्डा तरंग दैर्घ्य। तो अपने को कुछ जब ये प्रयोग करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दिया, ऐसा ग्राफ हमने को दिखाई दिया, ऐसा ग्राफ अपने को दिखाई दिया। ये तो हो गया लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 और ये लैम्डा 3। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये होगा अपना T3। यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से, T3 बड़ा है, देखो बड़ा ही है। और लैम्डा 1 छोटा है, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ये अपने को डायग्राम से दिया। ये अपने को कर्व डिफाइन हुआ, अपने को जो कर्व है जो वो ये ऑब्टेन हुआ है अपने को कर्व। तो इस कर्व से देखेंगे हम इसके क्या क्या फ्रैक्शन है। अभी आपको कर्व से दिख रहा है ये जो ये कर्व है ये अलग अलग है, मतलब जैसे एक प्रयोग के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो कर्व जैसे ये देखा, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, ये भी टूटा हुआ नहीं है, ये भी टूटा हुआ नहीं है, अर्थात डिसकंटिन्यूटी नहीं है इस कर्व, अर्थात इट इज़ ए कंटिन्यूस कर्व, मीन्स ये सतत वक्र। एक मिनट हो जाएगा अपना। और अपने को इससे विदित है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये तापमान अधिकतर है, ऊर्जा का उच्चतम, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ऊर्जा का उच्चतम मान बढ़ रहा है। जैसे T1 तापमान था कोई भी, तो उस पर ऊर्जा का उच्चतम मान ये था, T3 पे ये था ऊर्जा का उच्चतम मान, T2 तापमान पे ये था, T1 तापमान पे ये था ऊर्जा का अधिकतम मान। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे शिखर मान, उच्चतम मान भी बढ़ता जाता है ऊर्जा का। और यह जो प्रायोगिक निष्कर्ष है, जो ऊर्जा का शिखर मान होता है, जो ऊर्जा का ये जो शिखर मान होता है, यहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक है, यह ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है, ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। और एक और है इसमें स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जन क्षमता होती है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा समानुपाती ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इस नियम को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। क्या कहते हैं इसको? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। पढ़ेंगे हम, लिखेंगे। चलो एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके हम लिखते हैं इसके प्रेक्षण। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र आपने हेडिंग डाल दी होगी, तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में लिखिए, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में लिखिए। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य खींचा, लैम्डा के मध्य खींचा गया वक्र, अर्थात स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। यह एक प्रायोगिक वक्र है। क्या ये एक प्रैक्टिकल कर्व है? प्रैक्टिकल कर्व है। अब इसके नीचे आप ये बना लीजिए, पहले ये डायग्राम बना लीजिए, आप ये डायग्राम बना लीजिए। सब कुछ अपने इसी डायग्राम से लिखेंगे आप, केवल आपको समझना है, आपका समझने में ध्यान होना चाहिए।
अगर आप इसको समझ जाएंगे एक बार अच्छी तरीके से तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। केवल समझने से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है बस। चलो हो गया होगा आपका ही। तो अब इसमें लिखिए उसी ग्राफ से इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, स्पेक्ट्रम जो वक्र था वो अपना कैसा था, कंटिन्यूस वक्र था, कंटिन्यूस। तो यह एक सतत वक्र है। क्या है, यह एक सतत वक्र है। और थर्ड पॉइंट लिखिए, वक्र से निर्देशित है, वक्र से निर्देशित है कि जैसे जैसे तापमान जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का उच्चतम मान, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का उच्चतम मान, इसके कोष्ठक में लिखिए शिखर मान, ऊर्जा का उच्चतम शिखर मान, ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए प्रायोगिक निष्कर्ष के अनुसार ऊर्जा का शिखर मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। अभी इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक साइंटिस्ट था अपने वीन नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने दिया था ये पॉइंट, तो इसको अपन पढ़ेंगे इसी में, या तो हेडिंग के रूप में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को वो लगे यार बच्चे को याद है कुछ, उसको फ़र्क पड़े, उसके इफेक्ट पड़े, उसका आपका इम्प्रेशन जमे, इसलिए थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। वीन का विस्थापन नियम, इसी में नेक्स्ट पॉइंट वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है, जो कृष्णिका है ना ब्लैक बॉडी, उससे जो इमिटिंग जो मैक्सिमम एनर्जी है, अधिकतम ऊर्जा, उससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात सीधा है, जो तरंग दैर्घ्य है ना वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें लिखिए आप वीन के विस्थापन नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्डा समानुपाती 1/T प्रोपोर्शनल हो गया, लैम्डा इक्वल टू B/T, यह है वीन का विस्थापन। तो B क्या है यहाँ पे, वीन स्थिरांक, वीन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 2.98 × 10⁻³ मीटर × केल्विन, ये होती है इसकी वैल्यू।
तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक द्वारा इस पर की पॉइंट दिया गया था, तो एग्ज़ाम मिनर बाद अच्छा इंस्पिरेशन पड़े, इसलिए आपको थोड़ा इसको मोस्ट कर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टीफन बोल्जमान का नियम, स्टीफन बोल्जमान लॉ, स्टीफन बोल्जमान का नियम। तो क्या था बच्चों ये नियम? ये जो नियम है ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता लैम्ब्डा जो हमने आपको बताया था उसके मध्य और ताप के मध्य संबंध बताता है। क्या बताता है ये? स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और ताप टेम्परेचर के मध्य रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है ये। तो इसके अनुसार क्या था, लिखिए आप, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है ना, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, मतलब E समानुपाती टेम्परेचर की पावर 4, E इक्वल टू सिग्मा T4। ये है अपना स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। ये हो गई अपनी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। ई लैम्ब्डा भी लिख सकते हैं आप इसे, या ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लैम्ब्डा वो अपने वहाँ पे क्या है वेवलेंथ से रिलेटेड था, इसलिए ई लैम्ब्डा लिखा था, वरना ई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है जिसको अपन कहते हैं स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ये होता है इसका। और ये क्या कांस्टेंट होता है ना, तो इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, उसके प्रैक्टिकल के द्वारा इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू होती है 2/15 π5H3K4C²। ये होती है इसकी वैल्यू। ये क्या है अपना कांस्टेंट, ये नियत है। ये आपको समझ में आ गया स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या है? इसमें स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती है जो, वो होती है ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती। ये अपना स्टीफन बोल्ट्जमान। इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। अपने को जो अपना जो कर्व था, अपना जो कर्व है, देखो कर्व देखो, अपना कर्व देखो सब, अपना जो कर्व है इसमें स्ट्रेटेजी जो नियत ताप, जैसे ये T3 तापमान है, इसमें कर्व तो एक ही प्राप्त हो रहा है अपने T3 तापमान पर, T2 तापमान पर भी कर्व एक, T1 तापमान पर भी कर्व एक ही प्राप्त हो रहा है। इसमें जैसे जैसे हम तरंग दैर्घ्य बढ़ाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। ये ऊर्जा बढ़ रही है, फिर एक समय अगर लैम्ब्डा बढ़ाएं, जैसे ये आ गया इसका लैम्ब्डा बढ़ा रहे हैं, तो फिर वापस अपनी ऊर्जा घट रही है, मतलब ऊर्जा के उच्चतम मान को प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी तथा एक समय के बाद वापस ऊर्जा घटती जाएगी। ये है अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें लिखिए, वक्र से स्पष्ट है, वक्र से स्पष्ट है कि नियत ताप पर तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर अधिकतम हो जाती है, तथा यदि हम
फिर भी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा, यदि हम फिर भी तरंग दैर्ध्य बढ़ाए तो ऊर्जा का मान घटने लगता है। ऊर्जा का मान घटने लगता है। यह हो गया अपना ब्लैक बॉडी, इसके जो प्रेक्षण भी हो गए और उसका प्रैक्टिकल था वो भी हो गया। अब एक नेक्स्ट अगली हेडिंग ला गई डेफिनेशन, जो इसमें अपने आ रही थी, बार बार आ रही थी ना, आपके मन में सवाल चल रहा होगा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। तो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता में लिखिए, हेडिंग डालिए, परिभाषा है एक, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ये क्या होती है? ये क्या होती है बच्चों? प्रति इकाई समय में, जैसे t बराबर 1 सेकेंड ले लें, t बराबर 1 मिनट ले लें, कुछ भी, मतलब प्रति इकाई समय में और इकाई एरिया में, यूनिट एरिया, यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। मतलब क्षमता है उसकी, बस यही है और कुछ ही नहीं। तो लिखिए इसमें, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसमें एक पंक्ति की, इसे व्यक्त करते हैं या इसे निरूपित करते हैं। तो इसका होता है E=Q/A/T। यह आपका स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, और Q अपने यहाँ पे उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा हो गई, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा हो गई, ए अपना एरिया हो गया, T टाइम हो गया। यह है अपनी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। क्या थी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता? प्रति इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। धीरज बनाए रखिए, कोचिंग में से पहले सिलेबस हो जाएगा। पूरा सिलेबस यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी देखने को। और ये राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, मत्स्य, शेखावटी, कोटा, MDS, राजस्थान, सबके लिए ये, राजस्थान सबके लिए एनुअल एग्ज़ाम के लिए ये। तो आप टेंशन ना लें, आपको धीरे धीरे पढ़ाएगा। और कोई भी आपके जो डाउट है वो आप इसमें हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम उसका आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। तो ओके, राधे राधे।